हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है जो कि एनालिसिस। एनालिसिस में यहाँ पर हम दो प्रकार के एनालिसिस पढ़ेंगे और साथ में टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो एनालिसिस में स्टूडेंट पहला और दूसरा यूनिट ये होता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस मतलब क्या? इस पर जो भी फंक्शंस होंगी, जो भी नंबर्स होंगी, जो भी डाटा होंगी, सारे के सारे क्या होंगी? एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर पर ही हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इंटरवल लेंगे तो रियल नंबर का इंटरवल लेंगे। सारे जितने भी प्रॉपर्टी होंगी सारे के सारे रियल नंबर पर ही डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर का जो यूनिट है वो होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, जो भी फंक्शन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, सारे चीज़ों को हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। किस पर? यूनिट नंबर 3 पर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। उसके बाद चौथा और जो पाँचवा यूनिट है स्टूडेंट, चौथा और पाँचवा यूनिट जो है इस पर हम बेसिक टोपोलॉजिकल मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैट्रिक स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये बहुत सारे स्पेस आपको नजर आएंगे, है ना। तो सॉरी, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, मैट्रिक स्पेस है। और मैट्रिक स्पेस पे जो भी ओपन सेट, क्लोज्ड सेट है ना, कॉम्पैक्टनेस, ये बहुत सारे वहाँ पर टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। फिलहाल इन दोनों को हम भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर समझेंगे रियल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। तो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप रियल एनालिसिस के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ चुके हो एडवांस कैलकुलस सब्जेक्ट पर, है ना। कहाँ पर? बीएससी सेकेंड ईयर में आपने एडवांस कैलकुलस सब्जेक्ट पढ़ा था, उस पर आपने रियल एनालिसिस के बहुत सारे जो बेसिक पार्ट्स हैं और वहाँ पर जो भी सीक्वेंस सीरीज हैं, सारे चीज़ आप पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे रियल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? यूनिट नंबर फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर जानकारी लिख दिया है पूरा कि किस प्रकार से हमको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इस पर 3 चैप्टर है स्टूडेंट। पहला चैप्टर है यहाँ पर सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म, तो सीरीज हम यहाँ पर सीरीज के बारे में पहले भी पढ़े हैं, जानते हैं। कहाँ पर? बीएससी सेकेंड ईयर पे, ओके। वहाँ पर पूरी तरीके से सीरीज, बहुत सारे उस पर हमने प्रॉपर्टी देखा था और वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट लगा के कोई जो सीरीज है उसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ये सारी चीज़ प्रूव किया करते थे। तो सीरीज का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं पुनः रिवीजन करूंगा। ये जो क्लास है उस पर हमारे जो बेसिक है उनको फटाफट कवर करते हुए हम एक आध क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर में कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पर चेक किए थे। मेन वैल्यू थ्योरम वहाँ पर बताए थे, ये सारे चीज़ वहाँ पर पढ़े थे। और कंटिन्यूटी के टू वेरिएबल फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी भी देखा था, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का उतना हमने अध्ययन नहीं किया था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू वेरिएबल फंक्शन को किस प्रकार से अवकलनीय दिखाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो तीसरा चैप्टर है स्टूडेंट्स फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज भी पूरी तरीके से मैथमेटिक्स से ज़्यादा थ्योरी नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट आपको बेसिक समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो ये 3 जो चैप्टर है, तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में सारे से एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बीएससी सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ चुके हो, इससे भली भांति परिचित हो। हम बीएससी फाइनल में उसके आगे वाले हिस्से को ही पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस और सीरीज के, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को, परिभाषाओं को, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया है और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ जिस पर आप जाकर सीक्वेंस और सीरीज को समझ सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और परिभाषा आपके कॉपी में अच्छी लिखी होनी चाहिए। तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपका कॉपी अच्छा लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सीक्वेंस की ओर। तो सीक्वेंस आते हो, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर जाता है। डोमेन उसका नेचुरल नंबर होता है ना, और को डोमेन क्या होता है? उसका रियल नंबर होता है। इस फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। नोटेशन कैसे लिखते हैं? एसएन, ये एसएन और इस प्रकार से एसएन, ये नोटेशन है सारे सीक्वेंस के, ठीक है। अब बॉन्डेड सीक्वेंस की बात करते हैं। तो बॉन्डेड सीक्वेंस में हम 2 प्रकार के सीक्वेंस पढ़ते थे। एक होता है अपर बॉन्डेड सीक्वेंस, एक होता है लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस। यदि फंक्शन जो है एस एन, इसके अंदर एक ऐसा रियल नंबर एम मौजूद हो, क्या? कैपिटल एम, और इस सीक्वेंस से ही पैदा हुआ हो, इस सीक्वेंस से हम देखेंगे उस सीक्वेंस से ऐसा कुछ रियल नंबर आपको प्राप्त हो जो कि सभी अन्य टर्म्स से, जितने भी आपके टर्म्स हैं उनसे क्या हो? बड़ा हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपर बॉन्डेड सीक्वेंस। क्या है ये?
अपर बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं इसको, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, उसी प्रकार से लोअर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? लोअर बाउंडेड सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो एक नंबर मिलता है, सबसे छोटा एक रियल नंबर प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर बाउंडेड बोलते हैं। सारे जो टर्म्स होंगे एस एन की, उन टर्म्स से आपका जो एम एक ऐसा प्राप्त होगा जो कि सारे से कम होगा। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अपर बाउंडेड में आपको मैं बताया था कि 1/n की बात करें तो ये एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है अपर बाउंडेड है। कैसे पता चला? देखिए बारी बारी से हम यहाँ पर नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे। सबसे पहले 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। इस प्रकार से 1/n+1 समथिंग मिलता चला जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा एक रियल नंबर इसके पास मौजूद है, वो है एम क्या है? ये कैपिटल एम, ये 1 है ना। उसके बाद बाकी जो है सब के सब क्या है? छोटे हैं इससे। इसी सीक्वेंस के अंदर से एक सबसे बड़ा नंबर मिला, वो नंबर क्या था? 1 था। इसलिए इस सीक्वेंस के पास एक ऐसा रियल नंबर एम मौजूद है जो कि सारे से बड़ा है, इसलिए क्या होगा? अपर बाउंडेड। और लोअर बाउंडेड की बात करें तो यहाँ पर मैं n स्क्वायर लिख देता हूँ। n स्क्वायर में देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? पहला जब नेचुरल नंबर रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये n स्क्वायर फिर बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता रहेगा। तो देखिए इस पूरे सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर क्या है? वो है आपका 1। तो ये सीक्वेंस में क्या है? इस सीक्वेंस के अंदर में सबसे एक छोटा नंबर m मौजूद है ना। कि अगर कोई सीक्वेंस लोअर बाउंडेड भी हो और साथ में क्या हो? अपर बाउंडेड हो, तो सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोलते हैं यदि अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों हो। इस प्रकार से बाउंडेड को हम लिखते हैं। अब आते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? मोनोटोनिक दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? जैसे ही हम टर्म्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपको हर एक टर्म दूसरा वाला टर्म हमेशा बड़ा मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस क्या है? एक प्रकार का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हालांकि मैंने अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड बता रहा था, लेकिन सीक्वेंस तो है भाई, सीक्वेंस में हम सारे प्रकार के गुण को बता सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में देखिए ये सीक्वेंस क्या है? एक प्रकार का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे ये आपका S1 था तो ये क्या हो जाएगा? S1+1 मतलब Sn+ हम क्या बोलते हैं? Sn+1 मतलब पदों में एक एक बढ़ोतरी करते चला जाए। यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब पहला पद दूसरा पद से छोटा है, ये दूसरा पद तीसरे पद से छोटा है। इस प्रकार से मतलब अगले पद जो है बढ़ता चला जा रहा है। यही बता रहे हैं ना, अगला पद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है? हर एक पद क्या हो? घटता चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये क्या है? बड़ा था, फिर ये छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, सब छोटा होते जा रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है? एक दिशा में क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए मोनोटोनिक क्या बोलते हैं? इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, है ना। इनको आप रिविजन कर लीजिए और कॉपी में अच्छे से लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ नहीं भाई, सीक्वेंस के ही जो भी आप जो टर्म्स लेते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है? ये क्या है? 1, 1/2, 1/3 है। इसको हम S1 बोलते हैं, S2 बोलते हैं, S3 बोलते हैं, Sn बोलते हैं। इन्हीं टर्म्स को हम क्या कर दें? इसी टर्म्स को हम क्या करते हैं? कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम शो कर दें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे कि क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसको हम समेशन कर रहे हैं, समेशन कर देंगे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3, इस प्रकार से 1/n, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, यही चीज क्या कहलाता है? सीरीज। यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ। समेशन को हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। समेशन बोल देंगे कि उसके nवां पद को लिख देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। इस प्रकार से सारी चीज को हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सीक्वेंस के ही टर्म्स को हम क्या कर दें? S1, S2, S3 को हम क्या कर दें? उनको समेशन कर दें, जोड़ दें या फिर घटा दें, कुछ भी हो सकता है। जोड़ना घटाना कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस लिखा गया है तो प्लस ही होगा करके, है ना। माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस माइनस होता है तो अल्टरनेटिव सीरीज होता है, ओनली प्लस होता है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है। इस प्रकार से हम सीरीज को पढ़ चुके हैं। तो सीरीज का परिभाषा भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपके कॉपी में अच्छे से होना चाहिए। अब हम देखेंगे सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। अब हमारा यूनिट का पहला जो चैप्टर है सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, स्वेच्छ पदों की सारणी, ये हम शुरुआत करेंगे। इसको हम समझेंगे, ये सारी चीज हम पहले से जानते थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग क्या है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। किसी सीरीज के पार्शियल सम क्या होता है? आप जानते हो सीरीज को हम इस प्रकार से नोटेशन देते हैं, ये आपका S1, S2, S3 या फिर AN भी लिख सकते हो, आपका जो भी मर्जी हो।
इसके कुछ हिस्सों के ही बस ले लिया जाए, मान लो इसके कुछ हिस्से को ही बस ले लिया जाए, मैं इसको A1 बोल सकता हूँ, मेरा मर्जी है, आप जैसा भी लिखना चाहो सब चलेगा, ठीक है। ये इसके कुछ विशेष हिस्सों को ले लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल, आंशिक। तो आंशिक योगफल हो जाएगा। पहले क्या था, पूरी तरीके से एस एन प्लस वन एस एन समथिंग ये बढ़ता जा रहा था, लेकिन हम कुछ ही हिस्सों को ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक योगफल का अनुक्रम। तो इस प्रकार से, और सीरीज को हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, जब हम ये आंशिक योगफल जो ले रखे होते हैं, आंशिक योगफल जो ले रखे होते हैं, ये एक सीक्वेंस की तरह लेते हैं इसको। अब ये सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है। तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को भी आपको समझना होगा। एक बार वीडियो बिल्कुल रिपीट करके देखिए, पूर्व क्लास में जो हमने पढ़ाया था डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, पुनः उसको एक बार देखिएगा, है ना, किस प्रकार से सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाते हैं करके। लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा उसका यूज नहीं होगा, हम पढ़ाते रहेंगे, यहाँ पर बात करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन डीपली अगर समझना होगा तो वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, ठीक। तो ये आंशिक योगफल का अनुक्रम हम समझ गए कि कुछ ही हिस्सों को ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक योगफल का अनुक्रम कहते हैं। ये कोई बड़ी डिफिनेशन नहीं है, नहीं समझ आया नहीं बोलना, है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वेच्छ पदों की सारणी, सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स। शब्दों से स्पष्ट स्टूडेंट्स, आपने अभी क्या बनाया था, सीरीज के कुछ हिस्सों को ले लो, विशेष महत्वपूर्ण कुछ हिस्सों आपने क्या है, जरूरत के हिसाब से आपने चुनाव कर लिया। जो जरूरत के हिसाब से जो भी चुनाव किया है, जो सीरीज एक नया बनाया है, सीरीज का हर एक पार्ट सीरीज ही है। सीरीज से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग में तोड़ देंगे तो क्या वो सीरीज नहीं है, बिल्कुल वो सीरीज ही है। तो अगर हम सीरीज के अंदर से कुछ उसके विशेष पदों को निकाल के हम श्रेणी बना ले तो उसको हम बोलते हैं स्वेच्छ पदों की श्रेणी। तो भाई इसको हम क्या शब्दों में ढालेंगे और अच्छे से लिखेंगे। मान लो AN क्या है, अनुक्रम है, और ये उसके पद हैं A1 A2 AP AP प्लस वन APQ, जो भी लिखना चाहो इस प्रकार से आप लंबा लिख लेना, ठीक है। और ये जो पद हैं, इन पद से एक श्रेणी बनाएंगे, ये विशेष श्रेणी जो है इसको हम स्वेच्छ पदों की श्रेणी बोलेंगे। जब हम स्वेच्छा से इनमें से कोई हम टर्म्स को उठाकर रखेंगे, जैसे कि मैं क्या लिख दिया हूँ यहाँ पर, AP से स्टार्ट किया, हालांकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, A1 A2 A3 A4, तो मैंने स्वेच्छा से मैंने क्या कर दिया है, N इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट होगा, तो AP दूसरा क्या होगा AP प्लस वन, क्योंकि एक नेचुरल नंबर आता है तो जस्ट उसका दूसरा वाला नेचुरल नंबर उसके बाद ही पाया जाता है। तो सीरीज का हमने क्या कर दिया है, कहीं बीच से निकाल लिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्वेच्छ पदों वाली श्रेणी कहते हैं। तो ये स्वेच्छ पदों वाली श्रेणी समझ आया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम एक छोटा सा थ्योरम, और उस थ्योरम का स्टेटमेंट को ध्यान से हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका हम प्रूफ देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा एक थ्योरम है, इसके बारे में हम जिक्र किए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एक ऋणात्मक पद की श्रेणी। ऋणात्मक मतलब क्या है भाई, नॉन निगेटिव टर्म्स ऑफ सीरीज है यहाँ पर, जिसे आप धनात्मक पदों वाली श्रेणी भी कह सकते हो, जो ऋण ना हो उसको बोलते हैं ऋणोत्तर। तो एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी है, नॉन निगेटिव टर्म्स ऑफ सीरीज है, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा, यदि और केवल यदि उसके आंशिक योगफल से जो एक सीक्वेंस निर्मित किया गया है, बनाया गया है, वो सीक्वेंस क्या हो, परिबद्ध अनुक्रम हो, ये परिबद्ध अनुक्रम बनाता हो। कौन, आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या बनाता हो, एक परिबद्ध अनुक्रम बनाता हो। उस स्थिति में आपका कोई एक सीरीज वो क्या होगा, अभिसारी होगा। तो समझिए थोड़ा सा, है ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक सीरीज है, ये सीरीज को आपने मान लिया, चलो मान लिया ये सीरीज क्या है, AN है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, बोलता है कन्वर्जेंट होगा यदि, कब, यदि उसका आंशिक योगफल से जो निर्मित एक हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है एसएन क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा। यही पे वही लिखा गया है, यदि और केवल यदि क्या बोला गया है कि आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या हो, परिबद्ध अनुक्रम हो, उस स्थिति में आपका AN क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये पहला पार्ट होगा स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, देखो ये यदि और केवल यदि लिखा है, यदि और केवल यदि लिखा है मतलब क्या है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे, और उसका विलोमतम क्या होगा, हम इसको कन्वर्जेंट मान के चलेंगे। ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड। तो इसको कन्वर्जेंट मान के चलेंगे तो हम इसको क्या दिखाना पड़ेगा, बॉन्डेड दिखाना पड़ेगा। ये विलोमता है। शुरू में क्या बोल रहे थे कि ये कोई सीक्वेंस है किसका, इस AN का, आंशिक योगफल का अनुक्रम है किसी सीरीज का, यदि ये परिबद्ध हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, हम ये बोल रहे हैं, ये दिखाएंगे। और विलोमता क्या होगा, इसको कन्वर्जेंट मानेंगे, इसको बॉन्डेड दिखाएंगे। समझ आ रहे हैं बातें स्टूडेंट? जो भी मैंने अभी कहा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि SN एक क्या है, एक श्रेणी है, AN एक क्या है, एक श्रेणी है, तथा SN क्या है, उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम है।
ये साथ ही अनुक्रम है एस एन वो परिबद्ध है, तब हमें यह सिद्ध करना होगा कि ए एन क्या होगा, अभिसारी होगा। समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने क्या बोला, एक श्रेणी है और ये क्या है, उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम है जो कि परिबद्ध है। आपको दिखाना क्या है, हम सिद्ध करेंगे कि ये अभिसारी होगा। तो आप जानते हो सीरीज को अभिसारी बताने के लिए क्या बताना होता है, एक सीरीज जो है ए एन एक सीरीज है, ये सीरीज जो है अभिसारी होता है यदि उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम अभिसारी हो। तो एक सीरीज अभिसारी होता है कब, यदि उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम अभिसारी होता है तब। तो हमारे पास एक आंशिक क्या है, योगफल का अनुक्रम एस एन दिया है और इस एस एन को हमने क्या बोल दिया है, बॉन्डेड पहले से कह दिया है, बॉन्डेड हमने क्या कह दिया है, पहले से कह दिया है। यदि मैं इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दूं या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दूं, है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग अगर हम दिखा दें, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आपका ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझिए स्टूडेंट्स, वीडियो दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ नहीं आया होगा तो ओके। तो एस एन को मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ये आंशिक योगफल का अनुक्रम है। ये ए एन क्या होता है, ये इनफाइनाइट जाता है, अनंत तक जाता है और एन तक उसको रोक देते हैं, तो आंशिक योगफल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने कथनानुसार एस एन को क्या बोला है, परिबद्ध बोला है, क्योंकि ये कथन में दिया गया है, उसको हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा एस एन क्या हो गया, परिबद्ध हो गया। अब हमको दिखाना हो क्या होगा, अगर मैं ये दिखा दूं कि मोनोटोनिक है तब हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मान लो हम एस एन प्लस वन की बात करते हैं, एस एन प्लस वन निकाल लेते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि आपको मोनोटोनिक बताने के लिए क्या चाहिए, एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन प्लस वन या फिर एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन प्लस वन। ये होता है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये होता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, लेकिन हमको चाहिए एस एन प्लस वन, तो एस एन प्लस वन को लिख ही देते हैं। एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये ए वन प्लस में ए टू प्लस में इस प्रकार से ये ए एन होगा, साथ में ए एन प्लस वन होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, पद की संख्या कितना बढ़ जाएगा जी, एन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर बोल देंगे कि सर इतना तो लिखे होते, ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया, ये ऑलरेडी इसके अंदर में देखो, ये आपका क्या है, A2 है तो ये क्या है, A1 है, ये क्या है आपका n प्लस वन है, तो जस्ट उसका सामने वाला पद क्या होगा, AN होगा। तो सब पदों को हमने लिख दिया। तो देखिए थोड़ा सा हम आगे अगर इसको हल करें, इन दोनों को एक साथ रखने की कोशिश करें, तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन, ये क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। हम इन दोनों को आपस में घटा दें तो ये सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। आपको क्या मिलेगा, बस मिलेगा, वो मिलेगा ए एन प्लस वन, इतना मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये ए एन प्लस वन जो है, कोई श्रेणी का कोई एक पद है, ये आपका एन प्लस वन पद है, तो श्रेणी का हर एक पद क्या होता है भैया, यहाँ पर ये नॉन निगेटिव है, नॉन जीरो है ना। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है बोले हैं, तो मैं इसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलूँगा, जीरो बोलूँगा। ये एक श्रेणी था, ये भी एक श्रेणी है, पदों की संख्या को हमने बढ़ाया, कुछ पद कैंसिल हो गए, जो पद बचेगा हमेशा वो जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो कुछ नहीं बचा ऐसा नहीं कहेंगे, जो भी बचा है वो क्या होगा, जीरो तो नहीं है, कुछ तो है वो जीरो से बड़ा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, है ना। ये क्या है, एक जीरो से बड़ा चीज़ है, तो ये भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, एस एन प्लस वन माइनस एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आगे फिर बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, एस एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन। ध्यान से देखिए, ये क्या बताता है, ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन प्लस वन, मतलब ये स्थिति बता रहा है। ये किसका स्थिति है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये पद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्या करके, और करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एस एन को पहले लिख दिया, इज लेस देन एस एन प्लस वन। तो आपको क्या पता चला कि एस एन जो है एक प्रकार क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है ये, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो रिजल्ट एक और दो को देखिए। तो एक व दो से हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक परिबद्ध व एकदिष्ट अनुक्रम हमेशा क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। मतलब ये क्या बता रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या था, पहले परिबद्ध भी था और इधर क्या मिल गया, एकदिष्ट वर्धमान मिल गया, मतलब एकदिष्ट मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एस एन क्या है जी, एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है, ये अभिसारी है। तो आप जानते हो यदि एस एन अभिसारी होता है तो हमेशा क्या होता है, ये आंशिक योगफल है। तो आंशिक योगफल
अगर अभिसारी है मतलब वो श्रेणी भी अभिसारी होगा। विलोमता देख लीजिए स्टूडेंट, विलोमता भी बहुत आसान है। हम क्या मान के चलेंगे, आपका जो श्रेणी था उस श्रेणी को हम अभिसारी मान के चलेंगे और ये एसएन को हम परिबद्ध दिखाएंगे। पहले हमने क्या बोला था, मान लो कि ये परिबद्ध है तो हमने इसको अभिसारी दिखाया था, एएन को अभिसारी दिखाया था, किसको मानते हुए, एसएन को परिबद्ध मानते हुए। अब हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे कि एएन को क्या बोलेंगे, अभिसारी है मान के चलेंगे और एसएन को परिबद्ध है दिखाएंगे। तो बड़ा सिंपल है इसका, मान लो एएन क्या है, अभिसारी है। एएन कब अभिसारी हुआ होगा जी, पक्का है कि भाई कोई श्रेणी तभी अभिसारी होता है यदि उसका आंशिक योगफल अभिसारी हो। तो इसलिए मैं अभिसारी बोला हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा कि एसएन अभिसारी है। और आपने एक थ्योरम पढ़ा था बीएससी सेकेंड ईयर में कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या लिखें, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ये अभिसारी था मतलब ये क्या होगा, परिबद्ध होगा ही होगा। तो देखो हमने इसको अभिसारी मान के चला था और परिबद्ध दिखाया कि नहीं इधर। इस प्रकार से ये थ्योरम आपका प्रूफ होता है स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान एक थ्योरम है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, है ना, समझ आया होगा। अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिखिए। तो स्टूडेंट्स जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से मैं बोल रहा हूँ कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होना जरूरी है। तो इसलिए बीच बीच में जो भी आपने पढ़ा था, जो भी कॉन्सेप्ट, कम से कम थ्योरम के स्टेटमेंट और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमेशा दिमाग में याद रखना। इस प्रकार से हम आगे और बढ़ते जाएंगे, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए स्टूडेंट्स। फिर से आपसे मैं मुलाकात करूँगा मेरे नए वीडियो में।